कहता हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि यार अगले 30 सालों से भी यही रहा और अगले 30 सालों से अगर हम यही करते रहेंगे तो आखिर हम वहीं पे होंगे जहाँ आज हैं। एक बंदे के वायलेंस करने से एक बंदा शहर में कोई गलत काम करता है, उससे कर्फ्यू 10 दिन लग जाता है। मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ 1 कनाल 1 मरला, तो जो 10 कनाल खरीदा, 50 कनाल, 100 कनाल, 200, 500, 1000, 13,000, वो पैसा कहाँ से है? उसकी जांच होनी चाहिए। 2007 में आप देखेंगे आज़ाद साहब जब यहाँ जा रहे थे, जब कांग्रेस और बीडीपी की सरकार, उसने कहा था कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कब होगा खत्म आतंकवाद? ये प्रश्न ये सभी के जहन में होता होगा कि ये कब ख़त्म होगा और ये है क्यों? चाहते क्या हैं लोग? कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? और धीरे धीरे करके ये लड़ाई जो है हमारी पब्लिक को भी उसकी चपेट में ले रही है। पैसे दे के ख़रीदना या नशे करवा के या इस तरह की ऐसी गतिविधियां करवाना जिससे हमारा जो युवा है वो उसमें ऑटोमेटिकली फंस जाता है और वो निकलने का प्रयास भी करे तो नहीं निकल पाता है। लेकिन धारा 370 जब से हटा है तब से ऐसा लगता है कि शायद ये संभव हो पाए। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एंटी टेररिज्म मूवमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन खुर्शीद अहमद मलिक। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं पिछले लगभग 20-30 साल से चली आ रही हैं और धीरे धीरे करके हमारे जो युवा हैं वो उसमें लिप्त हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने देखा कि पिछले 30 सालों से ये जो नॉन वायलेंस रहा, और जब हम भी छोटे थे हमारे आगे पीछे भी यही चीज़ें होती थी और उससे हमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। हमारे एजुकेशन में हमारे मतलब जो हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते थे तो नहीं बढ़ पाए। और इसमें एक बंदा नहीं होता है, एक बंदे के वायलेंस करने से एक बंदा शहर में कोई गलत काम करता है, उससे कर्फ्यू 10 दिन लग जाता है। आप देखें कितने परिवार, कोई बीमार होता है, कोई स्कूल जाना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो सब कुछ रुक जाता है। मैं कहता हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो यही है कि मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि यार अगले 30 सालों से भी यही रहा और अगले 30 सालों से अगर हम यही करते रहेंगे तो आखिर हम वहीं पे होंगे जहां आज है। ये ज़्यादातर कौन से एरिया को टारगेट करके आप ये बात कह रहे हैं? जम्मू को, कश्मीर को या किसको? मैं जम्मू कश्मीर को आप देखें, आतंकवाद आज ऐसा फैल गया है कि कोई भी इलाका इसमें वो नहीं है कि ये कहेंगे कि भाई ये इलाका फ्री है, ये ऐसा हो गया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारे सरहद पार से भी कुछ क्या बोलते हैं, हमारे लोग बैठे हैं, हमारे देश के दुश्मन बैठे हैं जो कभी भी जहां अमन देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो इसमें यही है कि ये आपको ये कभी समझ आया कि ये लोग चाहते क्या हैं? क्या मतलब इनकी कौन सी लड़ाई है और ये सब क्यों कर रहे हैं? इनको क्या फ़ायदा उसका? मैं कहता हूं कि इसके दो तरह की सोचें हैं, दो तरह की सोच है इसमें, दो तरह की ताकतें हैं। पहली, जो सरहद पार है वो नहीं चाहते कि अमन हो। पहला वो फोर्सेस वो फिर किसी को एक्टिव करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को पैसे देते हैं, कुछ करते हैं ताकि वायलेंस करें और यहाँ अमन चैन का जो माहौल है वो ख़त्म हो, यहाँ जो भाईचारा हो उसको ख़त्म करें। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बाहर की ताकतें, कुछ वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इनको क्या बोलते हैं, वो करते हैं कि एक माहौल पैदा करते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। वो कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं लेकिन उनको भी समझ आ रहा है अब कि यार हमारा ये चलने वाला नहीं है। तो हम रोज़ बरोज़ बच्चों को कर रहे हैं कि यार चलो आप ये करो वो करो, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम होगी। जैसे जैसे हम लोगों को, युवाओं को स्पेशली हम अवेयर करेंगे कि यार ऐसा हासिल होने वाला कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें रुकेंगी। नशे को भी हमने देखा कि नशा जो है उसका भी सहारा लिया जाता है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, और एक बार अगर आप उसकी जद में आए तो फिर आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि इसमें नशे का कारोबार भी होता है, नशे के इन्वॉल्वमेंट भी है। मैं वही कहता हूं कि नशा कहां से आ रहा है, वो चीज़ें वो भी सरहद के पार से आ रही हैं, यहाँ तो नहीं है ना। वो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं और वो जो वहाँ से आ रही हैं, इसका मतलब है कि वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। नहीं, आपको नहीं लगता हमारे समाज में कोई ऐसी वजह है जिसमें ये लोग फंस जाते हैं? कोई ऐसी कमज़ोरी है हमारी समाज की कि जिसमें वो लोग फ़ायदा उठाते हैं फिर? हाँ, ये अवेयरनेस की कमी है,
तालीम की कमी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी अवेयर करें, और कहीं ना कहीं हमारे जो क्या बोलते हैं सोसाइटी के अच्छे लोग हैं उनका भी है कि वो मैसेज पहुंचाएं और लोगों तक। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से इनको रोज़गार नहीं मिलता, पैसा नहीं मिल पाता, तो इसके चक्कर में लोग बेचारे मैं ये कहूँगा आपको कि आपने देखा पिछले 30 सालों से जब ये वायलेंस चला, उससे क्या हो गया, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, जिनको नहीं हुआ बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, वो तो नेचुरली कहीं ना कहीं वायलेंस करेंगे, हथियार उठाएंगे, नशा करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आप पाएंगे कि कौन से लोग थे जो मतलब नौकरियां भी खा जाते थे, वो कौन से लोग थे जो क्या बोलते हैं ज़मीनें भी खा गए, वो कौन से लोग थे जो लोन भी खा गए, वो कौन से लोग थे जिनने रोड की कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंगें बनाई, उसमें भी घोटाले किए। वो घोटालों की वजह से, कुछ स्कैमों की वजह से ये हो रहा है। ये स्कैम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, और मेरा यही है कि ये स्कैम रुकने चाहिए। इसमें बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जो लैंड में भी स्कैम करते हैं और इसी से मिलिटेंसी भी है। रोशनी स्कैम की तरफ आपका इशारा? बिल्कुल, रोशनी भी है, मतलब रोशनी भी है, और मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने अच्छे ढंग से भी खरीदी, लेकिन पैसा कहाँ से आया? नहीं, रोशनी स्कैम तो एक तरह से सरकार ने ही स्कैम किया हुआ। मैं कहता हूँ कि इसमें इन्वॉल्व कौन थे, इन्वॉल्वमेंट कहाँ थी? पैसा, लोग कहते हैं कि किसी ने 100 कनाल खरीदी, 500 कनाल। मैं ये कहता हूँ कि जांच का विषय ये है, ये भी है 100 कनाल कहाँ से, लेकिन जांच का विषय ये पैसे कहाँ से आए? अगर मेरे पास, आपके पास पैसे नहीं है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ 1 कनाल 1 मरला, तो जो 10 कनाल खरीदा, 50 कनाल, 100 कनाल, 200, 500, 1000, 13,000, पैसा कहाँ से? उसकी जांच होनी चाहिए, उस पैसे की। और वही कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इसका तार निकलेगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से भी है, ये हमारा जो बच्चे नशे में जा रहे हैं उसकी वजह से, वो लोग दोषी हैं, वो लोग दोषी हैं। आपका इशारा राजनीतिक लोगों की तरफ? बिल्कुल, इसमें मैं कहता हूँ ये एक ताना बाना पॉलिटिक्स का भी है, ये आतंकवाद, पॉलिटिक्स, ये सारे मिले हैं। इसकी जांच होनी, क्योंकि 2007 में आप देखेंगे आज़ाद साहब जब यहाँ जा रहे थे, जब कांग्रेस और बीडीपी की सरकार, उसने कहा था कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। वो जांच होनी चाहिए, वो पॉलिटिशियन को बाहर निकालना चाहिए ताकि पता चले कि ये कौन से लोग हैं। इसी से हमें इंसाफ मिलेगा, इससे जो बच्चे जा रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। बहुत स्पष्ट शब्दों में इन्हें कहा कि जांच होनी चाहिए स्कैम्स की, और आतंकवाद की जड़ें, जैसा इन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि स्कैम्स जो हो रहे हैं उसमें जुड़ी हुई हैं, वहीं से शायद पनप रहा है, फल फूल रहा है ये आतंकवाद। और इसको समाप्ति का यही तरीका है कि आप ये जो जितने भी स्कैम हैं, इन घोटालों को की तहकीकात करें, इसमें जानने कि कौन लोग लिप्त हैं, कहाँ से पैसा इन लोगों के पास आया, किसने दिया। जब ये जांच होने लगेगी, जब इन जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, और जैसे ही आएंगे तो ये आतंकवाद भी जो है धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। और हमारे युवाओं को अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें अवेयर करेंगे, उन्हें सही दिशा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, नशा बेचना, नशे में लिप्त करना, बाकी चीज़ें, ये सारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।